अरिस्टोटल ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सच है, हर समाज उसमें रहने वाले लोगों की भलाई चाहता है, इसीलिए हर समाज में कुछ नियम और कुछ परंपराएं बनाई जाती हैं। लेकिन कभी कभी समाज द्वारा बनाए गए इन नियमों और परंपराओं की वजह से लोगों का भला होने की बजाय बुरा हो जाता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम भाटिया, आप सबका स्वागत है क्राइम पेट्रोल दस्तक में। 1 साल पहले जब मैं मध्य प्रदेश के कटनी में पोस्टेड था, तब यह केस मेरे पास आया था। इस केस के माध्यम से मुझे एक नई प्रथा के बारे में पता चला। आइए देखते हैं क्या था यह केस और क्या थी यह प्रथा। चाचा ये क्या झांकी बना दी तुमने हमारी है? ये घाघरा, ये चोली, क्या है ये? बड़ी शर्म आ रही है तेरी मर्दानगी को। अरे ये हमारे साथों की प्रथा है, प्रथा। अरे सुनो सुनो, ये जो हम लड़की बनकर ये गुलाल की थाली अगर लड़कियों के पास नहीं ले जाएंगे ना, तो हमारी शादी कैसे होगी? तुझे शादी की बड़ी जल्दी है। अच्छा अभी सुनो, अभी सभी लड़के लोग गुलाल लेकर लड़कियों के पास जाएंगे। अगर उस लड़की को वो लड़का पसंद नहीं है तो उसके गुलाल में पानी डाल देगी, और अगर उस लड़की को वो लड़का पसंद आ गया तो उसके नाम का गुलाल लगा लेगी। फिर बचे। मुझसे घाघरा चोली पहनकर तमाशा नहीं होगा। वैसे भी शादी नहीं करनी मुझे अभी। इतनी सी बात तो अपने बाप को नहीं बोल सकता। तेरे चक्कर में शहर से सारा काम छोड़कर आया हूं मैं। और तू? अरे तू जानता है ना, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता हूं। अगर तू कुछ नहीं कर सकता तो फिर मर। सुन, ले लगा ले मेरे नाम का गुलाल, फिर बारात ले आऊं। अरे हटना, इसके नाम का नहीं तो मेरे नाम का लगा ले गुलाल। अच्छा, तेरे नाम का लगाओ, ये ले। ले, लगा लिया तेरे नाम का गुलाल, अब ले आ बारात। तू मुझे अपने साथ शहर ले चल। पागल हो गया तू? अरे मेरे रहने के ठिकाने नहीं है वहां पे, तुझे कहां लेके जाऊंगा? लगा ले मेरे नाम का गुलाल, बारात तो फिर मैं ही लाऊंगा। अगर ये गुलाबी गुलाल तेरे नाम का लगा लिया ना, तो जिंदगी भर मुझे काला रंग लगाना पड़ेगा। तेरे तो मुंह पे पानी मार दिया काले, अब तो तेरी शादी ही नहीं होगी। राजेंद्र बाबू, होली मुबारक हो भाई। मुबारक हो आपको। वाह वाह भाई। अरे भाई आपका बेटा कार्तिक कहाँ है? अरे वो उसी को ढूंढ रहा हूँ। अरे जल्दी ढूंढ लो भैया, हमारी बेटी के पास गुलाल लेकर आने वाले लड़कों की कमी नहीं है। अगर ममता ने किसी को गुलाल लगा दिया तो आपके बेटे के हाथ से एक अच्छी लड़की निकल जाएगी, समझे? ढूंढो ढूंढो, जल्दी ढूंढो। ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा। जा और जाके कहते कि शादी नहीं करनी तुझे। मर्द बन मर्द। मर्द बन रहा है तू? मेरे बेटे को उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रहा है। और तू? तेरी खुजली गई नहीं ना, अभी मिटाता हूँ तेरी खुजली। मेरी बात सुनो बाबा। हट, तू बीच में मत पड़। अब ये घाघरा भी पहनेगा, गुलाल लेकर भी जाएगा और शादी भी करेगा। चल बाबा, मुझे शादी नहीं करनी। बाबा छोड़ मुझे। बाबा छोड़। मुझे कमर से एलर्जी है।
अरे क्या बात है, क्यों भाग रही है उसमें? देखो ना प्रदीप, ये क्या हालत कर दी है इसने। अरे बेटा तू रो मत, तुला मुझे रंग लगा दे। हाँ? शाबाश, अब बाहर जाके दूसरे लोगों के साथ खेल। चल। क्या है ये, क्यों मारा उसे? सॉरी प्रदीप, एक्चुअली मुझे कलर से एलर्जी है। सुनो ना प्रदीप, अगर हम दोनों को साथ घर बसाना है तो कुछ घर के नियम भी तो होने चाहिए ना। लेकिन तुम्हारी बेटी वो सब नहीं सीख पाएगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते, उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दो ना। वो मेरी बेटी है, अब मुझसे अलग नहीं रहेगी। मामा छोड़िए मुझे। तेरी मनमानी अब नहीं चलेगी, शादी नहीं चलेगी। केसर को पैसे देने जा रहा हूं लड़की देखने के, फटाफट तैयार हो जा वरना। देख तेरे लिए कितना सुंदर घाघरा लाई हूँ। नहीं होती मुझसे ये सब नौटंकी, शादी नहीं करनी मुझे अभी। तू शादी नहीं करेगा तो मेरी शादी कैसे होगी? मुझे इस घर में बैठ के बाबा की और चिक चिक नहीं सुननी। जो इस साल तक तेरी शादी हुई तो अगले साल तक मुझे भी इस घर से छुटकारा मिल जाएगा। अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बहन के बारे में तो सोच। होली मुबारक हो दीदी। होली मुबारक। आपका बेटा 4 लड़कियों के पास जा रहा है ना? जी हाँ। तो 5,000 के हिसाब से हुआ 20,000। बोला? जी दीदी। दीदी होली मुबारक हो। अरे होली मुबारक जी, होली मुबारक। हम 3 लड़कियों के पास जाएंगे गुलाल लेकर। मान गया बेटा? उसका बाप भी मानेगा। काका, कार्तिक शादी नहीं करना चाहता। अरे वाह क्रांतिकारी, तू कब आया? मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। जो प्रथा के नाम पे लोगों को भड़काती है, उनसे पैसे ठगती है। न जाने किसने इसे मुखिया बना दिया। अपनी जुबान संभाल के रख। बोला। अब ये तो श्रद्धा है इन सब की। और ये प्रथा कौन सी मैंने मेरे चूल्हे में पकाई है? 60वां में ये प्रथा 300 साल से चलती आ रही। अब नहीं चलेगी। तुझे गांव से बाहर निकाला, तू नहीं माना। अब क्या दुनिया से बाहर निकालू क्या? ये तो आंखें दिखा रहा है। डर गई मैं तो बाबा, डर गई है भगवान। जरा इसकी सवारी बाहर तो निकालो। चल जा। चल काका, मेरी बात सुनो। कहा कार्तिक कभी लड़की नहीं बनेगा। बाबा मैं तैयार हो गया। लेकिन मैं गुलाल लेकर सिर्फ ममता के पास जाऊंगा। आप एक ही लड़की के पैसे भरिए। कार्तिक, यह क्या है? मेरी बात तो सुन तू। फिकर कुछ नहीं होगा, मैंने ममता से बात कर ली है। कार्तिक, कार्तिक सुन ना। कार्तिक, कार्तिक, तुम मुझसे क्यों चिढ़ रहा है? मुझे भी तुझसे शादी नहीं करनी है। वो तो मैं अपने बाबा को नहीं समझा सकती। तू जब कल गुलाल लेके मेरे घर आएगा ना, मैं उस पर पानी डाल दूंगी, ठीक है? वो शादी के लिए मना कर देगी, फिर मैं आगे का देख लूंगा। अरे सुनो, लो आ गई ममता बिटिया। जाओ कार्तिक, मिलो ममता से।
शादी मुबारक हो। मुझे क्या पता था कि वो मेरे नाम का गुलाल लगा लेगी। उसने तो कहा तो मना कर देगी शादी के लिए। मैंने तुझे पहले ही कहा था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब क्यों है मेरे पास? तू मुझे अपने साथ शहर ले चल। जिस आदमी में गुर्दा नहीं उससे बात करने का क्या फायदा? तू इस गांव के लिए बना है और यहीं सड़। पुष्कर, पुष्कर, मेरी बात तो सुन। पुष्कर, पुष्कर, सब पता किया, इसका नाम पुष्कर है। उम्र 24 से 25 साल, 60वां तोली का लड़का है। पीठ पे और पेट पे चाकू से वार किया गया। नाच सबसे पहले किसने देखी थी? सब मैंने देखी थी। मैं सुबह दूध लेने जा रहा था, तब देखा कि खून सूख चुका है, मरे हुए काफी टाइम हो गया। शायद कल रात मारा होगा किसी ने। तो ये भी हो सकता है होली में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया तो सामने वाले ने गुस्से में इसे मार दिया। बॉडी पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। लड़ाई झगड़े में इंपल्सिव मर्डर की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। मुझे तो लगता है मानो किसी ने प्लान करके मर्डर किया है। पीठ पर एक बार है, इसका मतलब ये आगे जा रहा था। किसी ने इसकी पीठ पर चाकू मारा, फिर ये पलटा और खूनी ने 2 वार इसके पेट में किए। खंजर, चाकू या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल किया गया है। आसपास कोई मर्डर वेपन मिला है क्या? सर हमने आसपास पूरा चेक किया लेकिन कुछ नहीं मिला। और सर ये इसकी मदर है। आपने इसे आखिरी बार कब देखा था? कल दोपहर देर रात जब घर वापस नहीं आया, मैं इसके दोस्त कार्तिक के घर पहुंचने के लिए गई। कार्तिक के बाबा ने बोला कार्तिक भी नहीं आया। फॉरेंसिक वालों को बुलाओ और आसपास के एरिया को अच्छे से चेक करने को बोलो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ये कार्तिक कहाँ रहता है? जी सर। कार्तिक? जी मुझे नहीं पता। कौन है आरती? क्या बात है सर? कार्तिक कहाँ है? अपने दोस्त के साथ पड़ा होगा कहीं, पर हुआ क्या है? वो अपने दोस्त के साथ नहीं है, लेकिन शायद अपने दोस्त का खून करके भागा है। दोस्त का खून? पुष्कर उसी का दोस्त है ना, उसका खून हो गया है। हाँ पुष्कर उसका दोस्त है, पर कार्तिक ऐसा नहीं कर सकता सर। वो शरीफ बच्चा है। तो है कहाँ आपका शरीफ लड़का? घर में छिपा के रखा है क्या? ऐसा नहीं है सर, आप देख सकते हैं। से घर में नहीं है। उसका मोबाइल नंबर? जी 982। सर फोन बंद है। अगर कार्तिक से फोन पे बात हो या वो घर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। जी। इनके घर के बाहर सादे कपड़ों में कांस्टेबल तैनात करो। कार्तिक का फोन ट्रेस करो, देखो कहाँ है वो, और आसपास पता करो कि पुष्कर के साथ किसी की दुश्मनी थी क्या। सर। राजू काका मुझे पापा के पास जाना है। राजू काका मुझे घर जाना है। राजू काका मुझे छोड़ दो। राजू काका। ये पुष्कर की कार्तिक के साथ कोई लड़ाई या कोई दुश्मनी? दुश्मनी कहाँ साहब, वो तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर पुष्कर की किसी और के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था।
कोई कुछ बताएगा नहीं। वो केसर है ना, उसके साथ खिटपिट थी पुष्कर की। कैसी खिटपिट? वो यहाँ क्या कर रही हो? जी वो मैं निकलो यहाँ से, जाओ अपना काम करो। वो तो पुष्कर की माँ ने हाथ पैर जोड़े तब उसे छोड़ा केसर ने, और फिर उसकी माँ ने उसे समझा बुझाकर शहर भेज दिया काम के लिए। लेकिन उसे बंद करके रखा क्यों था? केसर है ना, शादी और प्रथा के नाम पे पैसे लेती है। पुष्कर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, अब जा सकती है। हाँ सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है। हमें केसर जी से मिलना है। आप लोग इस तरह से दीदी से नहीं मिल सकते। पुलिस को रोकोगे तुम? अनुज, रहने दो। तुमने गीता पढ़ी है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो जाओ, करो अपना कर्म। दीदी, इंस्पेक्टर साहब आए। तो बाहर रुका के क्यों रखा है गधे? अंदर लेकर आ। क्या ये सच है कि आपकी और पुष्कर की लड़ाई हुई थी और आपने उसे घर में बांध के भी रखा था? अरे कौन कहता है हमने बांध के रखा था? वो तो घर के बच्चे जाता था, घर में आता जाता रहता था। लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि आप दोनों के बीच दुश्मनी थी। कल भी लड़ाई हुई थी ना आप दोनों की? क्या साहब, लड़ाई, दुश्मनी, कितने भारी भारी शब्द बोल रहे हैं आप। अभी आजकल के बच्चे परंपरा का मोल नहीं समझते। इसी बात पे थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती थी। वैसे था तो वो मेरे बेटे जैसा, जैसे मेरा उज्जवल वैसे ही पुष्कर। बहुत मानती थी मैं उसे। अब आप यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? साहब आए हैं, जाइए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कीजिए। जी मैं पूछने वाला था। अभी अभी पूछने की कोई बात है? जाइए। जी जी हमारे पति है, पर किसी भी बात की समझ नहीं है इन्हें। लग ही रहा था मुझे। वैसे जिन पर हमें शक होता है उस घर का चाय नाश्ता हजम नहीं होता। हमें नजर रहेगी आप पर हमारी। सिर्फ आपकी ही नहीं, बहुतों की नजर है हम पर। ये लेडी बहुत शातिर है, बहुत स्मार्ट। इसकी कॉल लोकेशंस और कॉल डिटेल्स निकलवाओ। आपको लगता है केसर ने पुष्कर को मारा होगा? कह नहीं सकता, वैसे खुद ना भी मार पाए, मरवा जरूर सकती है। इसके साथ साथ इसके इन आदमियों के भी कॉल लोकेशंस निकलवाओ। पुलिस वालों से झूठ बोल देता कि मैं घर पर नहीं हूं। इन मनहूसों की शक्ल दिखानी जरूरी थी क्या? पुष्कर का खून हुआ था और कार्तिक गायब था। मुझे सबसे ज्यादा शक कार्तिक पर ही था, लेकिन पुष्कर के खून में केसर का हाथ होने से भी मैं इनकार नहीं कर सकता था। केसर ने पूरी साठवा टोली को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ था और पुष्कर अकेला ऐसा आदमी था जो केसर के खिलाफ आवाज उठाता था। केसर कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हर झूठे इंसान को सच्चे इंसान से डर जरूर लगता है। सर, ये होली शांति से चली जाए ऐसा हमने हमारे करियर में देखा ही नहीं। एक ना एक लफड़ा तो होता ही है। ये होली के हंगामे में किया गया मर्डर नहीं है, किसी ने आपसी दुश्मनी निकाली है। सर पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, पुष्कर के ऊपर चाकू से ही वार किया गया था। एक वार उसकी पीठ पे और 2 पेट पे। जिस किसी ने भी उसे मारा है वो इस बात की तसल्ली कर लेना चाहता था कि पुष्कर के पास बचने का कोई चांस ना हो। या तो बहुत गुस्से में था या फिर बदला ले रहा था। सर, रिपोर्ट के मुताबिक मौत शाम 4 और 6 के बीच हुई है। अगर ये सब कुछ इस टाइम पे हुआ था तो किसी ने देखा कैसे नहीं? हमें लाश खेत के पास मिली। कल होली थी और दोपहर के बाद सो गए होंगे, और दोपहर के बाद औरतें भी घर पर आराम करती हैं। इसकी बॉडी पे कोई इंजरी मार्क्स या कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं है। कार्तिक का कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हमने कार्तिक का फोन ट्रेस किया। उसका फोन शाम 8 बजे तक जोलम में एक्टिव था और फिर वहीं बंद हुआ। और सर, कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड के अनुसार उसके पुष्कर के साथ साथ उज्जवल के साथ भी बहुत बातचीत होती थी। उज्जवल? वो मुखिया केसर का बेटा। ओ, तुम एक काम करो, एक टीम लेकर जाओ और उस एरिया का चप्पा छान मारो। कार्तिक वहीं कहीं छुपा होगा। पता करो उस एरिया में उसका कोई रिश्तेदार रहता है क्या? सर, ये केसर का क्या हुआ? सर, केसर के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशन तो क्लीन है, लेकिन केसर के भाई भोला की मोबाइल की लोकेशन शाम 4 और 5 के बीच उसी एरिया की है जहां हमें पुष्कर की लाश मिली थी। भोला को उठवाओ और जरा इस उज्जवल को ही बुलाओ। उज्जवल की कार्तिक के साथ दोस्ती है
और पुष्कर की उज्जवल की मां केसर के साथ दुश्मनी। देखे जरा, शायद इस विभीषण से ही लंका ढाने का रास्ता मिल जाए। कार्तिक तुम्हारा दोस्त है ना? तो कुछ पता है कहां है वो? नहीं सर। कमाल है, कैसे दोस्त हो तुम? तुम्हारे एक दोस्त का मर्डर हो गया, दूसरा गायब है और तुम्हें पता ही नहीं कि दोनों कहां पे हैं। सर पुष्कर मेरा दोस्त नहीं था सर, वो तो कार्तिक का दोस्त था, तो इसलिए कभी कभी उससे बातचीत हो जाती थी मेरी से। अच्छा, पुष्कर और कार्तिक के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई थी? नहीं सर, मुझे नहीं पता। अरे साहब मेरी बात सुनिए, मुझे यहाँ क्यों लाए आप? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रखा है? देखिए ना, मुझे यहाँ क्यों लाए आप लोग? भाग रहा था ये। सर आप लोग मामा जी को यहाँ क्यों ले आए सर? खातिर करने के लिए। बिठाओ भाई, इनके पूजनीय मामा जी को बिठाओ। भोला नाम भगवान का, काम शैतान का। साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मान लेता हूं तूने कुछ नहीं किया, तो ये बता कि तेरा मोबाइल उस एरिया में कैसे पहुंचा? पता नहीं साहब, मेरा मोबाइल तो होली वाले दिन ही चोरी हो गया था और मैं अपनी दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जाता। जेल भी तो अपनी दीदी के साथ ही जाएगा। वो कार्तिक ने ही मारा होगा, तभी तो भागा है वो। उसे तूने मारा है, वो भी अपनी पूजनीय दीदी के कहने पर। सर एक न्यूज है। इसने लड़की के कपड़े क्यों पहने हैं? सर गांव की प्रथा है, होली के दिन लड़के लड़कियों के कपड़े पहन के अपने लिए लड़की देखने जाते हैं। इसके सर के पीछे किसी ने वार किया है, पत्थर जैसी चीज से। सर ये देखिए, इसमें खून लगा हुआ है। इसे फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मर्डर प्रथा की वजह से हुआ? हो सकता है इसने किसी लड़की को पसंद किया हो और कोई दूसरी लड़की इसे पसंद करती हो और इसी वजह से लड़की के घर वालों ने इसे मार दिया। पुष्कर का भी तो मर्डर हुआ था। सर इसकी बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है, हो सकता है इसे भी उसी दिन मारा हो जिस दिन पुष्कर को मारा था। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पुष्कर और कार्तिक दोनों साथ थे और इनके साथ कोई तीसरा भी होगा। तीसरा? हाँ, उन तीनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, पुष्कर वहां से चला गया होगा, फिर कार्तिक और उस तीसरे आदमी के बीच में हाथापाई हुई और उस तीसरे आदमी ने गुस्से में आकर कार्तिक की जान ले ली। फिर उसने पुष्कर को ढूंढा और पुष्कर को भी मार डाला कि कहीं पुष्कर पुलिस को जाकर उसके बारे में ना बता दे और वो पकड़ा ना जाए। और हो सकता है ये झगड़ा रंग लगाने के ऊपर से हुआ। देखिए इस कार्तिक के चेहरे पे पूरा काला रंग लगाया हुआ है। तुम आसपास जाकर पता करो कि किस किसने काला रंग खरीदा था, क्योंकि गांव में काले रंग को अपशकुन माना जाता है। ज्यादातर लोग काले रंग का इस्तेमाल नहीं करते। पत्थर पर जो काले रंग का निशान है उसके फिंगरप्रिंट्स और जिस हाथ से काला रंग इसके फेस पर लगाया गया उसके फिंगरप्रिंट्स पता करो मैच करते हैं क्या? जी सर। सर ये फोन बंद है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके घर के लोगों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। भैया आखिर कोई आपके बेटे कार्तिक और उसके दोस्त पुष्कर को क्यों मारेगा? और आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि उन दोनों की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। साहब हम तो अब भी ये कह रहे हैं, मेरे बेटे के साथ किसी की दुश्मनी हो ही नहीं सकती। लेकिन कोई बात तो होगी, कुछ तो होगा। सर बात यह है कि ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। कुछ तो है जो ये दोनों छिपा रहे हैं। दो दोस्तों का खून हो गया, वो भी एक ही दिन, और कोई कुछ बताने को रेडी नहीं है। आखिर क्या बात हो सकती है?
कार्तिक के मोबाइल में से कुछ मिला? सर उसका फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, टेक्निकल टीम उसे अनलॉक कर रही है। सर गांव में जितने भी लोगों ने काला रंग खरीदा था उन सबको उठा के थाने ले आए हैं। इनके कॉल डिटेल्स निकलवाओ। देखो इनमें से कोई उस दिन उस एरिया में था क्या, और इनके फिंगरप्रिंट्स पत्थर पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच करवाओ। पहले पुष्कर की लाश मिली, फिर कार्तिक की लाश मिली। आखिर कौन इन दोनों को मार सकता है? कौन हो सकता है इन दोनों का कॉमन दुश्मन? सर कार्तिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसका मर्डर 3 से 5 बजे के बीच हुआ था। सर मरने से पहले कार्तिक की किसी के साथ मारपीट भी हुई थी। उसकी बॉडी पे इंजरीज के मार्क्स भी थे। एक और बात सर, मरने से पहले कार्तिक ने किसी के साथ भी किया था। लेकिन कार्तिक की गर्लफ्रेंड के बारे में तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। गर्लफ्रेंड नहीं सर, बॉयफ्रेंड। अननेचुरल तरीके से किया गया था। सर कार्तिक का मोबाइल भी अनलॉक हो गया है। कुछ फोटोज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तू वहां क्या कर रहा था? कहां सर? जहां हमें कार्तिक की लाश मिली। तू गया था ना वहां कार्तिक के साथ? नहीं सर, मैं नहीं गया सर। अरे 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 अनुज धैर्य रखो, बताएगा ये सब, बिना मार खाए बताएगा। कार्तिक तेरा पार्टनर था ना, फिर क्यों मारा उसे? ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, इसके अकॉर्डिंगली 3 से 5 बजे के बीच में तू वहीं था जहां हमें कार्तिक की लाश मिली। अब बताएगा सच क्या है? हाँ सर, मैंने उसे उस दिन लड़की के कपड़े पहनने को कहा था, क्योंकि सर मैं उसे ऐसे देखना चाहता था सर। वाह यार, कितना सुंदर लग रहा है तू। यार एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम? ममता ने मुझसे बोला था कि वो मेरे गुलाल पर पानी डाल देगी और मेरा रिश्ता मना कर देगी, लेकिन उसने मेरा गुलाल लगा लिया यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तू पागल है क्या? तू उसके घर गुलाल लेकर गया ही क्यों था? मुझे लगा वो मना कर देगी यार। सच पता क्या है? तुझे मेरे साथ रहना ही नहीं, तुझे उन लोगों के साथ रहना है। तू ऐसा कर, तू उनके पास ही जा, शादी कर, बच्चे पैदा कर, तुझे जो करना है कर, तू यहाँ से जा बस। यार मैं प्यार करता हूँ तुझसे। जा यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, जा यहाँ से। मेरी बात तो सुन। सर मैं उसके बाद वहां से चला गया था सर। तू अभी भी सच नहीं बोल रहा। मैं बताता हूं क्या हुआ था। कार्तिक का तेरे अलावा पुष्कर के साथ भी रिलेशन था और तू इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से और जलन की वजह से तूने पुष्कर और कार्तिक दोनों को मार दिया। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मेरा यकीन कीजिए सर। मैं मारपीट में विश्वास ही नहीं करता, लेकिन लातों के भूत बातों से मानते कब है? पूछते रहो जब तक बता नहीं देता। सर 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 मेरी सर जितने भी लोगों ने काला रंग खरीदा था उनमें से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स पत्थर पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। उज्जवल के फिंगरप्रिंट्स मैच करवाओ। और कार्तिक के घर वालों को कार्तिक के बारे में सब कुछ पता था, तो वो चुप क्यों रहे? मुझे सब पता था साहब कार्तिक के बारे में। बाबा, अपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं? मैं आपको अपने मोबाइल में एक अच्छी चीज दिखाती हूँ। दिखा। क्या है ये गंदगी? गंदगी नहीं बाबा, आपकी होने वाली बहू है ये। दिमाग खराब है तेरा। आपके बेटे ने नवाबी शौक पाल लिया है। अब तो हो चुकी आपकी बेटी की शादी। इसको तो मैं आज अच्छी तरह से बताता हूँ। क्यों रे? क्या है? क्या हुआ? इन हरकतों की वजह से तेरा जीना आराम कर दिया। अरे सब क्या देख रहा हूँ मैं? ये मैं प्यार मैंने ये बात आपसे इसलिए छुपाई कि समाज में अगर बात फैल जाती तो मेरी बेटी से शादी कौन करता? तो बेटा गे था आपका,
आपको शक था कि आपके बेटे का पार्टनर पुष्कर है, इसलिए आपने अपने बेटे और उसके दोस्त दोनों को मार डाला। नहीं साहब, जैसा भी था बेटा था मेरा, कैसे जान ले लेता उसकी? वो तो पता चल जाएगा। इनके फिंगरप्रिंट्स मैच करवाओ और कॉल डिटेल्स भी निकलवाओ। सर, कार्तिक के पिता की फोन की लोकेशन उनकी घर की ही थी। हो सकता है होली की वजह से फोन घर पे छोड़ा हो, या यह भी हो सकता है कि अपने बेटे को मारने के प्लान की वजह से। हेलो, कोतवाली पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल अनिल त्रिपाठी बोल रहा हूँ। साहब, ममता की शादी हो रही है, जल्दी आ जाइए। मुबारक हो। तो मैं क्या करूं? अरे साहब, हमारे गांव में होली के दिन ही शादी होती है और ये हमारी प्रथा के खिलाफ है। बाकी सब डिटेल आ गए? नहीं सर। सर मंगर, अभी किसी का फोन आया था, उसका कहना है कि ममता की शादी हो रही है, जिसकी शादी पहले कार्तिक से होने वाली थी। तो सर मैंने भी उससे यही पूछा था, तो उसका कहना है कि हमारे यहाँ होली के दिन ही फैसला होता है कि शादी किससे कब होगी। तो ममता को तो 1 साल इंतजार करना चाहिए था ना। जी हाँ, कर रहा हूं मैं अपनी बिटिया की शादी। लेकिन आप लोगों में सिर्फ होली में ही शादी का फैसला होता है ना? अरे साहब, ये सब कौन मानता है? और मैं अपनी बेटी की शादी के इंतजार 1 साल नहीं कर सकता हूं। वो लड़का सागर भी आया था मेरी बिटिया के पास गुलाल लेकर। वो लड़का मुझे पसंद भी है, इसलिए सागर की शादी मैं अपनी बेटी से कर रहा हूं। ये लोग अचानक क्यों शादी कर रहे हैं? ये लोग तो अपनी प्रथा का, अपने कल्चर का बहुत मान करते हैं। प्रथा के चक्कर में तो पुष्कर को गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा था। कुछ प्रॉब्लम तो है, पता करो, सारी डिटेल निकालो। सर, उज्जवल कार्तिक के साथ रिलेशनशिप में था और अकॉर्डिंग टू उज्जवल वो मौत से पहले कार्तिक के साथ था। उन दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाया, उसके बाद उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उज्जवल वहां से चला गया। सर, उज्जवल पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे लगता है उज्जवल ने ही दोनों को मारा होगा। और पुष्कर की लाश हमें जहां मिली उसी एरिया से हमें केसर के भाई भोला की मोबाइल लोकेशन भी मिली है। सर, अगर भोला की बात माने तो होली वाले दिन उसका फोन चोरी हो गया था। पुष्कर और कार्तिक दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, हो सकता है रिलेशनशिप में भी रहे हो, और ये बात उज्जवल को पता चल गई होगी, इसलिए उसने गुस्से में आकर दोनों को मार दिया। सर, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि उज्जवल की मां केसर ने अपने भाई भोला के हाथों पुष्कर को मरवाया हो, क्योंकि पुष्कर और केसर इन दोनों के बीच में ऑलरेडी झगड़ा था। ममता के पिता का भी तो हाथ हो सकता है। ममता और कार्तिक की शादी होने वाली थी। यह बात ममता के पिता को पता चल गई हो कि कार्तिक गे है, इसलिए उन्होंने कार्तिक को मार डाला। इसीलिए तो जल्दबाजी में ममता की शादी करवा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मुझे ममता के पिता और कार्तिक के पिता दोनों की सारी डिटेल्स चाहिए। सर, शहर की चौकी से कांस्टेबल आया है, अंदर भेजो। सर प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढिए सर, वो यहीं है। हाँ, इसी शहर में। ठीक है, आराम से बताइए क्या हुआ। सर, मेरी बच्ची होली वाले दिन रंग खेलने के लिए घर से बाहर गई थी और फिर वहीं से अचानक वो कहीं गायब हो गई, पता नहीं कहां चली गई। मुझे लगा कि सुमन ने ये सब किया उसके साथ। तुमने देखा कैसे नहीं मेरी बेटी को? बोलो कहाँ है वो? साहब, मैंने देखा नहीं, मैं वहां बैठा था साहब। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? प्रदीप, क्या करो? छोड़ो, आ जाएगी, चिंता मत करो। तुम्हें क्या है ना ये सब? बता कहाँ गायब किया मेरी बेटी को? प्रदीप, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। सर, पुलिस ने भी उसे बहुत ढूंढा, फिर आखिर में उन्हें मेरे घर के आगे वाले एटीएम से ये मेरी बच्ची का ये वीडियो मिला। ये तो मेरे बड़े भाई हैं, राजू काका, मुझे घर जाने दो, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे घर जाने दो। कैसे जाने दो तुझे? तू तो मेरी बेटी है ना। अब क्या लेने आए हो आप यहाँ? मेरे बेटे और भाई को तो अंदर करके रखा है। आपके पति कहाँ हैं? नहीं है वो घर में। उसका फोन ट्रेस करो। सर, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? राजू भाई मेरी बेटी को लेकर भागे हैं। हमारे पास हमारा बेटा है, दूसरों के बच्चे पालने का शौक नहीं है हमें। सर, ये सर, उसका फोन कटनी एरिया में एक्टिव है। कटनी में कौन रहता है? काजल। कौन काजल? चलिए मेरे साथ।
सर। काय का शोर है? तेरी माँ आई है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। बच्ची को देखो। चलिए आप बाहर चलिए। बच्चा उठो। सर बच्ची बच्ची के फादर को बुलाओ। सर सलोनी, मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? बच्ची को किडनैप क्यों किया? ये पढ़ेंगे पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। आराम से। अनिल, बच्ची को गाड़ी में लेके जाओ। सर आप भी इन दोनों को गाड़ी में बिठाओ जाके। बच्ची का मेडिकल करवाओ। साहब, ये तो भोला का मोबाइल है। यही मोबाइल तो चोरी हो गया था। ये देखिए। बच्ची को किडनैप क्यों किया? क्या करता सर? कुत्ता बना दिया था केसर ने मुझे, अपना कुत्ता। काजल को प्यार करता था, लेकिन पता नहीं उसने भी क्या जिद लगा रखी थी। बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। अरे कहां से देता बच्चा? उज्जवल के बाद केसर ने मुझे नामर्द बना दिया, नसबंदी करवानी पड़ी। सोचा भाई की बेटी को किडनैप कर लेता, इसमें गलत क्या? और भोला का मोबाइल वो कहां से आया तेरे पास? मैं नहीं मारता इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी नहीं मारते। साहब बता दो, साहब बता दो, साहब बता दो, साहब। होली के दिन मैंने उसका मोबाइल चुराया था। जब मैंने सलोनी को उठाया और घर पहुंचा तो मैंने देखा कि पुष्कर का और केसर का झगड़ा हो रहा है। तो मैंने सोचा अगर पुष्कर, साहब आपको भी याद है ना किस तरह वो केसर ने आपके सामने भी मुझे जलील किया। अब आप यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? साहब आए हैं, जाइए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कीजिए। याद है ना साहब? बस इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं वो पुष्कर को मार दूंगा तो पूरा शक वो केसर पे आएगा। इसलिए मैंने उसके भाई का भी फोन उठाया कि दोनों भाई बहन साथ में अंदर जाए। पुष्कर, पुष्कर मेरी बात तो सुन। पुष्कर, और तूने कार्तिक को क्यों मारा? नहीं साहब, मैंने कार्तिक को नहीं मारा। मैं कार्तिक को क्यों मारूंगा साहब? क्यों? तुझे पता चल गया होगा कि तेरे बेटे उज्जवल के साथ कार्तिक का अफेयर है, इसलिए उसे मार दिया तूने। नहीं साहब, मैं भगवान कसम खाता हूं साहब, मैंने कार्तिक को नहीं मारा साहब। सर, सलोनी की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। बच्चे के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हुआ है और सलोनी ने खुद कहा है कि उसे किसी ने मोलेस्ट नहीं किया है। सर, ममता और गिरीश के रिकॉर्ड्स आ गए। ममता और सागर, जिसके साथ ममता की शादी होने वाली थी, वो दोनों तो पहले से अक्सर बातें किया करते थे। हो सकता है दोनों के बीच में अफेयर चल रहा हो। सर, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ममता ने कार्तिक से गुलाल लिया ही क्यों? उज्जवल ने बताया था कि ममता कार्तिक के साथ शादी के लिए मना करने वाली थी, लेकिन अचानक से उसने गुलाल ले लिया। हो सकता है इस बीच कोई बात हुई हो। तो सर, ममता के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशन से यह भी पता चला है कि वो पिछले कुछ दिनों से एक अस्पताल में फोन करती थी और वहां जाती भी थी। हेलो सर, उस पागल का फोन फिर से आया है। वो आपसे बात करने के लिए कह रहा है। अच्छा, लाइन कनेक्ट करो। सर। हेलो हेलो, आप बड़े साहब बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। साहब, आप लोग ऐसे कैसे ममता की शादी होने देंगे? वो जो लड़का है ना सागर, उसका ममता के साथ पहले से चक्कर, उसी ने कार्तिक को मारा। मैं बता रहा हूँ साहब आपको। हाँ, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो
पता करो कि किसका फोन था, कौन है जो बेगानी शादी में दीवाना बन रहा है, और हॉस्पिटल से पता करवाओ कि ममता वहां क्यों जाती थी। सर। सर, अस्पताल से पता करवाया, ममता मां बनने वाली थी। हो सकता है सागर ही उसके बच्चे का बाप हो। ममता और सागर के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो, इसलिए ममता ने कार्तिक का गुलाल एक्सेप्ट कर लिया हो, ताकि वो कार्तिक से शादी करके अपने होने वाले बच्चे को कार्तिक का नाम दे सके। इस बात से सागर नाराज हो गया होगा और उसने गुस्से में कार्तिक को मार डाला होगा। तो फिर ये कौन है जो बार बार हमें फोन करके कह रहा है कि ममता की शादी को रोक लो? कोई और भी है जो ममता को बहुत चाहता है। सर वो सारे कॉल्स एक राधे नाम के लड़के के नंबर से आ रहे थे। मुझे राधे और सागर दोनों की सारी कॉल डिटेल्स चाहिए अभी। सर सागर और राधे के कॉल रिकॉर्ड्स। जल्दी चलो। गिरीश जी साहब। राधे कहां रहता है? लेकिन बात क्या साहब? राधे कहां रहता है ये बताओ। सर पास वाले घर में रहता है, लेकिन वो अभी भी मेरी बेटी के साथ बाजार में खरीदारी करने गया है। अपनी बेटी को फोन लगाओ। जी। सर उसका फोन बंद आ रहा है। अब मैं राधे को फोन लगाता हूं। सर वो फोन नहीं उठा रहा। राधे का फोन ट्रेस करवाओ अभी। सब लेकिन बताएंगे बात क्या है? तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। क्यों? तू तो शादी क्यों करना चाहती है? तू तो कार्तिक से भी शादी के लिए तैयार हो गई थी ना? वो तुझे क्या करा भी है? ठीक है हम वहां आते हैं। सर वो डोगरगांव एरिया में है। तेज चलो वहां। तुम्हें पसंद ही नहीं करती हूँ राधे, छोड़ो मुझे। पसंद नहीं करती है? पसंद नहीं करती? चुप। मैं मार दूंगा। मैं बोलूं चुप मुझे। राधे चुप। हमें पता है तूने कार्तिक को मारा है। छोड़ उसे। ममता। राधे ममता को छोड़। सब पीछे जाओ। हाँ मारा है। ये कहती थी कि मैं काला हूं, हाँ? और वो तो पूरा ही काला था। सारे तुम लोग मुझे काला कहते हो ना? तेरी तो पूरी आत्मा ही काली है। ये ले कितना गंदा है तू। छी छी। सबने मुझे गंदा कहा, सबने। कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। सब मेरे ऊपर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे लोग। अब बहुत हो गया, मैं सब खत्म कर दूंगा मैं। राधे छोड़ दे ममता को। आप इसे हॉस्पिटल लेके जाइए जल्दी। लेके चलो इसे। राधे और संतोष को उनके गुनाहों की सजा मिली। राधे ने गुस्से और जलन के मारे कार्तिक का खून किया था, लेकिन इसमें गलती सिर्फ राधे की नहीं थी। कहीं ना कहीं ये दस्तक पूरे समाज के लिए थी, जिसने राधे के मन में ये कुंठा पैदा कर दी थी कि वो काला था। लोगों ने रंग, समुदाय, जाति, धर्म और ऊंच नीच के नाम पर इस पूरे समाज को बांट रखा है, और इस कारण हर साल न जाने कितने क्राइम्स होते हैं। हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि दूसरे को नीचा दिखाकर हम कभी ऊंचा नहीं उठ सकते। इस धरती पर हम सबका बराबर का अधिकार है, हम सब एक हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्सर लोग पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुए जुर्म के खिलाफ इंसाफ मांगने आते हैं, और जनता के सेवक होने के नाते हमारी पूरी कोशिश होती है कि पीड़ित को इंसाफ मिल सके। लेकिन इस औरत ने मेरे ही पुलिस स्टेशन के सामने आकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना ने सिर्फ मुझ पर ही नहीं, बल्कि मेरी पूरी टीम पर गहरा प्रभाव डाला। बात हमारी रेपुटेशन पर आ गई थी। पब्लिक का गुस्सा सो अलग। ऐसा लग रहा था कि अब यह केस हमारे हाथ में रहा ही नहीं। लेकिन जब यह केस हमारे पास आया था, तब इस केस की रूपरेखा बिल्कुल ही अलग थी।
मुजरिम इतना शातिर था कि शुरुआती जांच में हम उसकी साजिश की गहराई को भांप ही नहीं पाए। अरे लकड़ी जली तो कोयला हुई, कोयला जला तो राख, और निम्मी बेचारी ऐसी जली, न कोयला हुई न राख। बताओ तुमको कौन है कोयला कौन है राख? साले कमीने। गोवर्धन, देख रहे हो ये तुम्हारी इस कलमुही ने किया है ये सब। चाचा, कलमुही मैं नहीं, ये लोग हैं जो रोज मुझे छेड़ते आते जाते हैं। बस दिव्य, तुझे पत्थर नहीं मारना चाहिए था। तो कैसे आते थे बाबूजी? बस, तो तू खड़े खड़े क्या मुंह देख रही है? अंदर ले जा इसको। बाबूजी अंदर लेके जा, चल। देखो भैया, निम्मी की तरफ से हम माफी मांगते हैं आपसे। अरे माफी से काम नहीं चलेगा। मरहम पट्टी कटवाया हूँ, दवा दारू का खर्चा है, पैसा लगेगा उसमें। मोहन भैया, आपको तो पता है पैसा वैसा नहीं है हमारे पास। ये दूध बेचते हैं, एक काम करो, 2-4 दिन पाव से दूध लेके जाओ, हल्दी डाल के पिला दो, बच्चे ठीक हो जाएंगे। जो लोग हमारी बेटी को छेड़ रहे हैं, आप उन्हीं मुस्तंडों को दूध देकर तंदुरुस्त बना रहे हो। उन नेवलों को दूध नहीं, जहर देना चाहिए था बाबूजी। तू भी कुछ कम नहीं है, क्या जरूरत है उस रास्ते जाने की? बस अपनी लाचारी की सजा ना इसे मत दीजिए। और मैं ना अच्छे से समझ गई, बेटी कोयला हो या हीरा, भेड़िए रंग नहीं देखते। वही समझा रहे हैं, अपनी लाज खुद बचानी पड़ती, मगर ये ऐसे रंग दिखाएगी तो हमारी ही पगड़ी उछलेगी ना। और उसका प्रचार भी निम्मी ही करेगी। जब घमंड है ना तुझे अपने गोरेपन पे, आज तेरा गोरेपन नहीं निकलेगा। निम्मी छोड़ दो, निम्मी छोड़। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? छोड़, छोड़ निम्मी उसको, छोड़। निम्मी छोड़। सब देखिए ना, निम्मी ने मेरा पूरा मुंह बिगाड़ दिया। क्या क्या निम्मी तू नहीं है? तुम जैसे को तो पढ़ने नहीं देना चाहिए। चल बाहर निकल क्लास से, और कान पड़े खड़ी रह जाता, क्लास खत्म नहीं होती है। सर मेरी कोई गलती नहीं, आप इसको क्लास से बाहर निकालिए। देखिए क्या लिखा है उसने ब्लैक बोर्ड पे। निम्मी फेयर एंड फेयरली क्रीम तो तेरे किसी काम आएगी नहीं, जूते की पॉलिश लगा लिया कर फेस पर। आप हंस रहे हैं सर? ये लोग हर वक्त मुझे चिढ़ाते हैं, आप इनको डांटते क्यों नहीं है? अब तुम सिखा दिया हम किससे डांटना है। बड़ी ये क्या कर रहे हैं आप? इतिहास पढ़ाते हैं और उसी पर न्याय। देखिए, आप हमारे इतिहास में अपना विज्ञान मत घुसेड़िए कि हमारा क्लास चल रहा है। जाइए आप यहाँ से। जा रहे हैं, लेकिन आपकी शिकायत करने बता देते हो परवाला से कि आप छात्राओं पे कैसे हाथ उठाते हैं। जाइए, जिसको बोलना बोलिए, जाइए। बताते हैं हम आपको। लगता है दीपू का दिल आ गया तेरे पे। हाँ चुप कर, कुछ भी बोलती है बेशरम। अरे शर्मा क्यों रही है? तेंदुलकर ग्लैंस मार रहा है तेरे पे, लपक ले। चुप कर। निम्मी, इंसान की सुंदरता उसके मन में होती है, और तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। दीपू, मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी थी। राज? कैसा राज? वो मैं क्या हुआ? दीपू को सपने में प्रपोज कर रही है क्या? तो बहुत कर रही है, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये क्या पोत रही है मुंह पे? हीरोइन बनेगी? बाबूजी, मैं किसी की जैसी नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही बनना चाहती हूँ।
आप मुझे मेरी पहचान दे दो। क्या? क्या छोड़िए इसे। तुम्हारा हाथ फूक रहा है तेरे अंदर जवानी की, बोल। साहब, हमें बड़े साहब से मिलना है साहब। हमारा कल से बच्चा नहीं मिल रहा है। सर, कल मैंने अपने बेटे दीपू को आखिरी बार तब देखा जब वो स्कूल जा रहा था। अच्छा पापा, चलता हूँ। मम्मी बाय। और फिर वो स्कूल से घर वापस आया ही नहीं था। कौन से स्कूल में पढ़ता है आपका बेटा? सरकारी स्कूल में पढ़ता है साहब। आपने स्कूल में पता किया? नहीं सर, दरअसल मेरा बच्चा क्रिकेट में चैंपियन है स्कूल का, और वो अक्सर देर से आता था। कल शाम को जब वो नहीं आया तो हमें लगा कि वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, लेकिन शाम को अचानक दूसरे गांव का एक अनजान व्यक्ति आया और हमारे घर में घुस के हमसे झगड़ा करने लगा। तो दीपू का बाप है ना? हाँ, क्या हुआ? अरे भाई, ये कहाँ जा रहा भाई? कौन है? अरे अंदर क्या जा रहा? हुआ क्या भाई? ऐसे किधर अंदर घुसे जा? अरे आप कहाँ घुसे जाने करके? अकड़ क्यों रहे हो? कौन तुम? अकड़ तो हम तेरे बेटे को दिखाएंगे। कहाँ छुपा के रखा उसको? बता। कहाँ छुपा के रखा उसको? अरे सुनिए, आप हैं कौन? घर में कैसे घुस रहे हैं? चले बाहर। आपकी हिम्मत कैसे हमारे घर में घुसने की? और ये क्या हंगामा लगा रखा है? असली हंगामा तब मचाएंगे जब तेरा बेटा मिलेगा। उस कमीने का मुंह काला करके उसको जूते चप्पल का हार पहना के पूरे गांव में घुमाएंगे। वो आदमी था कौन? और ऐसा क्या हुआ होगा कि वो आपके बेटे का मुंह काला करने की बात कर रहा था? साहब, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं साहब। पता लगा ये साहब, आप लोगों से निवेदन है मेरा बेटा दीपू कहाँ होगा, किस हाल में होगा साहब। हाँ सर, दीपू कल स्कूल में प्रेजेंट था और कल छुट्टी तक स्कूल में था। मैंने खुद दीपू को उसके दोस्तों के साथ जाते हुए देखा। किन दोस्तों के साथ जाते हुए देखा आपने? वही जिनके साथ वो स्कूल में क्रिकेट खेलता है, जयेश, मनोज, संटू, यही सब थे उसके साथ। हम इन बच्चों से मिलना चाहेंगे। दीपू का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, दीपू का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन हाँ सर, निम्मी के बाबूजी हमसे दीपू के घर का पता पूछ रहे थे। ये दीपू नाम का लड़का जो क्रिकेट खेलता तुम्हारे साथ, वो कहाँ रहता है? और फिर हमने निम्मी के बाबूजी को दीपू घर का पता बता दिया। लेकिन वो दीपू के घर का पता क्यों पूछ रहे थे? और ये निम्मी कौन है? सर, निम्मी हमारे स्कूल में पढ़ती है, लेकिन सर वो 6-7 दिनों से स्कूल नहीं आई। स्कूल नहीं आ रही थी? अच्छा, निम्मी और दीपू के बीच कुछ? हाँ सर, निम्मी और दीपू एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एक दूसरे का झूठा तभी चलता है सर जब बात कुछ और हो, इसीलिए दीपू का ध्यान क्रिकेट पर से हट गया था। ठीक है सर, मैंने पता किया। निम्मी का बाप गोवर्धन कल दीपू के घर गया था और यहां से पता चला है कि निम्मी 6 दिन से स्कूल नहीं हुई है। निम्मी और दीपू के बीच अच्छी दोस्ती थी। दीपू के गायब होने के पीछे लड़के और लड़की वाला ही चक्कर लग रहा है। हेलो, जय हिंद सर। सर, मल्टीपल स्टैबिंग के मार्क्स हैं। चेहरा काला किया हुआ है, गले में जूते की माला है। लगता है जैसे तड़पा तड़पा के मारा गया सर। निम्मी के बाप ने इसी तरह की धमकी दी थी दीपू के बाप को। उस कमीने का मुंह काला करके उसको जूते चप्पल का हार पहना के पूरे गांव में घुमाएंगे। निम्मी के बाप से मिलना पड़ेगा। निम्मी का 6 दिन से स्कूल नहीं आना और निम्मी के बाप का दीपू को ढूंढते हुए दीपू के घर जाना और अब दीपू की लाश मिला। ये कांड निम्मी और दीपू के अफेयर से जुड़ा हुआ ही लग रहा है। इस निम्मी के बाप से मिलना पड़ेगा।
सकते सर, आप जीजा जी को क्यों ढूंढ रहे हैं? वो एक मर्डर के केस में सस्पेक्ट है हमारा। नहीं साहब, वो मर्डर नहीं कर सकते। वो हम देख लेंगे, ये बताओ कि है कहाँ वो इस वक्त? साहब वो तो पता नहीं, कल रात से घर नहीं लौटे और उनका फोन भी नहीं लग रहा। नंबर दो। जी साहब। नंबर बना दो। निम्मी कहाँ है? 6 रोज पहले हमारे डेयरी के ग्राहक को दूध देने के लिए निकली थी। और हाँ, आज उस रास्ते से मत जाना, और अगर किसी ने कुछ कहा तो उल्टा जवाब तो बिल्कुल मत देना। मुझको सब पता है किससे कैसे पेश आना, आप चिंता मत करो, ठीक है? चलो। फिर उस ग्राहक का निम्मी के पापा को फोन आया कि निम्मी दूध लेके पहुंची ही नहीं, और फिर मैं और निम्मी के बाबूजी उसे ढूंढने के लिए निकल गए। और फिर साहब हमने बहुत ढूंढा निम्मी को, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हम खुद निम्मी के गायब होने की वजह से बहुत परेशान हैं। निम्मी 6 दिन से गायब है, तो आपने उसके लापता होने की पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? साहब वो बेटी का मामला था इसलिए, लेकिन मैं और निम्मी के बाबूजी खुद उसे ढूंढ रहे थे। सर, गोवर्धन की पत्नी कह रही है निम्मी भी 6 दिन से गायब है। अपने पति को बचाने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? उन्होंने निम्मी की मिसिंग कंप्लेन तो फाइल करवाई नहीं, उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुलिस प्रशासन, गोवर्धन को, गोवर्धन को, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। चल सर, सर दीपू घर वाले हैं ये। पुलिस प्रशासन, शांत हो जाइए। क्या हमारे भतीजे का कातिल? आप उस कमीने गोवर्धन को क्यों नहीं लाए अपने साथ? देखिए, आपके दर्द को हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं आप लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही है। साहब आप कैसे समझ सकते हैं हमारा दर्द? अरे हमारे इकलौता बेटा दीपू चला गया साहब। उस गोवर्धन ने हमारे बच्चे को मार दिया साहब। जब तक गोवर्धन हमारे हवाले नहीं कर देते आप, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अपनी जान दे देंगे साहब, हम जान देंगे। गोवर्धन को, गोवर्धन को, पुलिस प्रशासन। मनीष, हमें जल्द से जल्द कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा, नहीं तो हंगामा और भी बढ़ सकता है। निम्मी और उसके बाप गोवर्धन के गायब होने की कहानी पता करनी होगी। दीपू और निम्मी के साथ साथ इनके घर वालों के बारे में भी डिटेल में पता करो। ओके सर। सब निम्मी को तो सच में मैंने कई दिनों से नहीं देखा। सब ये बात झूठ नहीं है कि निम्मी गायब है, और इसके माँ बाप को मैंने इनकी बिरादरी वालों के साथ निम्मी को ढूंढते हुए भी देखा था। अच्छा, इस निम्मी का दीपू नाम के लड़के से वाकई में कुछ चल रहा था? अब भला ऐसी लड़की को कौन लड़का पसंद करेगा? सब उसके रंग रूप को लेकर लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। पर ये गोवर्धन, ये तो निम्मी को बहुत मारता पीटता था। क्या बोली? जवान लड़ाएगी तो वही करेगी जो मैं कहूंगा, समझी? नहीं तो कोयला से राख कर देंगे तुझे। तो कर दीजिए राख। बहुत पढ़ निकल आए थे। साहब उसका बाप तो खुद उसको बात बात पे बोलता था कि उसे कोयले से जला के राख कर दूंगा। अब क्या मालूम साहब यहाँ क्या चल रहा था, जो निम्मी एकदम से गायब हो गई। हेलो सर, निम्मी और दीपू के स्कूल में मनीष नाम के टीचर से कुछ जुड़ी बातें पता चली हैं। निम्मी का बाप उस दिन दीपू को ही नहीं ढूंढ रहा था, उसने बाद में मेरी गर्दन पकड़ी और फिर ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट मारा ना, मेरा तो पूरा जबड़ा हिल गया। तब तो मैं अपनी जान बचा के भाग गया वहां से। कहीं वो दीपू की तरह मुझे भी। अरे डरता क्यों असली पॉइंट? उसका हेलीकॉप्टर शॉट अब नहीं चलेगा, पुलिस का डिफेंस पक्का है, वो अंदर हो जाएगा। अगर वो अंदर हो गया ना तो अपना डिफेंस मिल जाएगा, समझा? हाँ यार। सर, ये मनीष 3 महीने पहले दीपू और निम्मी के स्कूल में टीचर था, और 3 महीने पहले इसने अपना ट्रांसफर जबलपुर में करवा लिया था। लेकिन इस मनीष का दीपू के मर्डर और निम्मी के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, गोवर्धन को इस मनीष पर भी शक था कि निम्मी के साथ इसका कोई चक्कर चल रहा है। और एक बात सर, ये मनीष जबलपुर में ही रह रहा है, और 2 दिन पहले गोवर्धन का फोन जबलपुर में ही बंद हुआ था। हो सकता है सर जबलपुर में गोवर्धन मनीष के पास भी गया। जबलपुर में ही मनीष रहता था?
मनीष, सर दरअसल निमी के पापा को मेरे बारे में गलतफहमी हो गई थी। कैसी गलतफहमी? सर एक्चुअली गांव में निमी कभी कभार मेरे घर में पढ़ने के लिए आया करती थी, मैं उसे कंप्यूटर पढ़ाया करता था। निमी, अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर दूं तो क्या तुम इसे वापस लेके आ सकती हो? लेकिन सर आपने ही सिखाया था ना कि फाइल डिलीट मतलब फाइल गायब। लेकिन एक जादू है, दिखाऊं? हाँ। अरे वाह सर, आपको तो बहुत कुछ पता है। बाकी की चीज मैं बताता हूँ। बंद कर तेरा ये कंप्यूटर, बंद कर। हुआ क्या? क्या हुआ मैं बताता हूँ। बाबूजी, कंप्यूटर सिखाने के बहाने क्या चल रहा है मुझे सब पता है। गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? गलतफहमी? दोबारा कभी हमारी बेटी को यहाँ बुलाया ना अपने घर पे, घर में आग लगा देंगे तेरे। और सर इसी इंसिडेंट की वजह से पूरे गांव में बदनामी हो गई थी, इसलिए ट्रांसफर लेकर यहाँ आ गए। लेकिन निम्मी कहाँ है? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानते। सर मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पर रह रहा हूँ। लेकिन निम्मी के फादर यहाँ आए थे, क्यों? हाँ सर वो आए थे, पर उन्हें फिर से कुछ गलतफहमी हो गई थी मेरे बारे में। पर उन्हें ये लगता था कि निम्मी को मैंने गायब कर दिया। कहाँ था तू? 2 दिन से ताला लगाए तेरे घर में, कहाँ था? और निम्मी कहाँ है? निम्मी? मुझे क्या मालूम चाचा? रिश्तेदारी मत जोड़, बता निम्मी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम वो कहाँ पर है, छोड़ो मुझे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जब मैंने उन्हें पुलिस कंप्लेंट के बारे में बोला तब जाके वो शांत हुए। लेकिन सर मैं भी हैरान हूँ कि निम्मी कहाँ गायब हो गई है। अच्छा? हाँ सर मैंने खुद से गांव में त्रिपाठी जी को फोन किया। उन्होंने मुझे ये बताया कि निम्मी ही गायब नहीं हुई, बल्कि दीपू का भी मर्डर हुआ है। सर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि दीपू के घर वालों ने निम्मी के पापा पे उसके मर्डर का शक जताया। काफी जानकारी लेकर बैठे हो। वहां से ट्रांसफर लेने के बाद भी वहां के हर मामले की जानकारी है। सर जानकारी तो रखनी पड़ेगी ना सर, कल को निम्मी के पापा गुस्से में आके मेरा मर्डर कर दे तो। सर मैंने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये पास के थाने में भी दी है कि वो मुझे यहाँ पर आके धमकी दे गए हैं। निम्मी एक माइनर है, अगर मनीष का निम्मी के साथ अफेयर था तो इसमें मनीष भी फंस सकता है, इसलिए उसने अपनी पूरी तैयारी करके रखी। लेकिन यह भी हो सकता है कि मनीष की गठरी में कोई और भी चोर हो। लेकिन सर सब लोग कह रहे हैं दीपू को गोवर्धन ने मारा होगा। पर सवाल यह उठता है कि अगर शक की वजह से गोवर्धन ने दीपू को मारा तो फिर मनीष को क्यों छोड़ दिया? इन सब बातों के समीकरण को जोड़कर देखना होगा और यह भी पता लगाना होगा कि निम्मी कहाँ गया है, दीपू का मर्डर किसने किया। इस सब में निम्मी का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। सर बॉडी किसी लड़की की है और हालत को देख के ऐसा लगता है जैसे कल रात ही इसको जलाया गया हो। और सर रात में यहाँ पे बारिश भी हुई थी, शायद जिस वजह से बॉडी पूरी तरह जल नहीं पाई। बॉडी के आसपास ऐसा कुछ मिला जिससे इसकी पहचान हो सके? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। सर निम्मी भी गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं ये लाश निम्मी की है? और सर निम्मी का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पता चला है ये जो जमीन है यहाँ के जमींदार हसमुख चौधरी के नाम है। मनीष सर, निम्मी की मां को बुलाकर इस लाश की शिनाख्त करवाओ, मैं तब तक हसमुख से मिलता हूँ। हो गया था। हटो योगेश, देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सर हाँ साहब वो जमीन मेरी है, लेकिन साला पता नहीं वहां लाश कौन फेंक गया। आपके गांव की निम्मी नाम की एक लड़की गायब है, हमें लग रहा है कि वो लाश निम्मी की हो सकती है। आप निम्मी और उसके पिता गोवर्धन को तो जानते होंगे। मेरे उनको जानने ना जानने से अब आपको क्या मतलब? कोई मेरी जमीन पर लाश फेंक गया तो फालतू सवाल जवाब करके मुझे परेशान करेंगे आप? ये पायल हमें इस बॉडी के पैरों से मिली थी, क्या आप इस पायल को पहचानती हैं? उस लाश की पहचान निम्मी से कर ली गई थी। दीपू की हत्या के बाद निम्मी की हत्या होने से हमें इस केस में ऑनर किलिंग का एंगल नजर आ रहा था, लेकिन गोवर्धन के गायब होने से हमें यह भी लग रहा था कि कहीं निम्मी की हत्या दीपू की हत्या का बदला तो नहीं। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो मेरा बेटा नहीं रहा, अरे उसकी हत्या हुई है और आप शक हम पे कर रहे हैं। हत्या तो निम्मी की भी हुई है, उसका बाप भी गायब है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि पहले तो आप सब लोग बड़े जोश के साथ बोल रहे थे कि हम गोवर्धन को आप लोगों के हवाले कर दें। वो
सकता है कि आप लोगों ने ही गोवर्धन को भी ढूंढ लिया और निमी को भी। सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप सोच रहे हैं। आपने क्या किया है क्या नहीं किया है इसका पता हम बहुत जल्द लगा लेंगे, समझे? इस एंगल के अलावा हम इस केस में लव ट्रायंगल का एंगल भी चेक कर रहे थे, जहां शायद निम्मी और दीपू को इसलिए मार दिया गया हो कि उनके बीच कोई तीसरा भी था, और इस लिहाज से मनीष हमारे शक के दायरे में था। पर इन सब के अलावा इस केस में कई और भी चेहरे सामने आने वाले थे जो हैरान कर देने वाले थे, और तब हम दीपू और निम्मी से जुड़ी बारीक से बारीक बात पता कर रहे थे। देखो, ये हम जानते हैं कि सबके बाद आप लोग बहुत डरे हुए हो, लेकिन निम्मी और दीपू के बारे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आप सब लोग इन दोनों के अच्छे दोस्त थे, तो बेटा प्लीज कुछ भी हमसे छिपाना मत। सर, दीपू के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, निम्मी से स्कूल में हर कोई चिढ़ता था। कोई इसके रूप के बारे में कमेंट करता था तो कोई इसके जाति के बारे में। और सर, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हमारे एक सर भी निम्मी को नीचे दिखाने से बाज नहीं आते थे। कौन सर? किनकी बात कर रही हो तुम? त्रिपाठी जी। ये लोग हर वक्त मुझे चिढ़ाते हैं, उनको डांटते क्यों नहीं है? त्रिपाठी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? वरुण सर के अलावा निम्मी को हर कोई परेशान करता था, और होली से एक दिन पहले लड़कों ने पूरे स्कूल के सामने निम्मी के साथ बहुत गलत किया। पागल हो गया क्या तू? ये कोई होली का टाइम है? अरे चलता है। उस दिन जब उसके ऊपर पानी पड़ा तो वो तो खिल के गोरी हो गई। क्या? हाँ सर, निम्मी काली नहीं थी, वो जरूरत से ज्यादा गोरी थी। कब की बात है? सर यही कुछ 8-9 दिन पहले की, और तभी से ही उसने स्कूल आना बंद कर दिया। सर, निम्मी जानबूझकर गोरी से काली बन के क्यों रहती होगी? ये तो बड़ा ही विचित्र और पेचीदा मामला लग रहा है। ये विचित्र और पेचीदा मामला ही इस कांड की जड़ हो सकता है। निम्मी की दोस्त कल्पना ने स्कूल के कई स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि निम्मी के एक टीचर त्रिपाठी के बारे में काफी कुछ बोला। इन सबसे सख्ती से पूछताछ करो। मैं निम्मी की माँ से मिलता हूँ। निम्मी के गोरी से काली बन के रहने के रहस्य को समझना होगा। त्रिपाठी जी, निम्मी की जात से बहुत प्रॉब्लम थी आपको, और आपका वो मित्र मनीष फोन पे उसे आपकी यहाँ की पूरी जानकारी दे रहे थे। शायद आप दोनों को निम्मी की भी पूरी खबर थी, है ना? तभी तो। कैसी बात कर रहे हैं साहब? माना कि हम निम्मी के साथ थोड़ा सख्त थे, और सब ये मनीष हमारा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। वो तो हमें फोन किया तो जो पता था बता दिए बस। अच्छा, तब तो उसने आपको ये भी बताया होगा कि निम्मी कितनी गोरी थी, पर मनीष ने हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया। सर ये तो वही जाने, लेकिन हमारे मन में कोई खोट नहीं सर। खोट तो हमारी किस्मत का है साहब, जो हमारे यहाँ इतनी खूबसूरत बेटी पैदा हुई, वरना हमारी बिरादरी के लोगों को तो दुनिया नोच खाने पे उतारू रहती है, और इसीलिए निम्मी को बचपन से हम कालिक पोत कर रखते थे। अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? शर्मिंदा तो हम है साहब, लेकिन एक बार के लिए हमारी जगह पर आकर देखो साहब, निम्मी की खूबसूरती के बारे में अगर लोगों को पहले ही पता चल चुका होता ना, तो आज नहीं कब का उसे मार देते। और अब उसके बाबूजी सर, हम मानते हैं कि हम निम्मी को बहुत सताते थे, और सर उस दिन हम लोगों ने उसको भिगोया था, लेकिन सर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बल्कि निम्मी के बाबूजी ने हमें भी किया। सर, निम्मी के गायब होने के बाद उसके बाबूजी हमारे पास आए और दीपू के घर का पता पूछने लगे। दीपू वहां नहीं मिला तो वापस फिर हमारे पास आए और हमें धमकाया। दीपू घर पे नहीं है, कहाँ गायब कर दिया उसको? हमें चाचा हमें नहीं पता सर। तब तो वो निम्मी के बारे में कुछ नहीं बोले कि वो गायब है, बस वो दीपू के बारे में ही पूछ रहे थे। तो क्या तुम लोगों को पता था कि दीपू और निम्मी तब कहाँ थे? अरे यार मनीष, बार बार फोन मत किया कर, तेरे चक्कर में मुझे नहीं फंसना है। सर, निम्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक निम्मी की हत्या दीपू की हत्या के 3 दिन बाद हुई। और निम्मी की मां ने हमें बताया था कि निम्मी दीपू की हत्या के 6 दिन पहले से गायब थी।
यानी कि निम्मी को दिन तक कैद करके रखा गया था? सिर्फ कैद करके नहीं सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसको लगातार नशे की दवा दी जा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से निम्मी सेक्सुअली एक्टिव थी। एक 16 साल की लड़की को नशे की दवाई दी जा रही थी, मतलब उसे कैद करके जरूर उसके साथ रेप किया जा रहा हो। एक बात और सर, निम्मी को जब जलाएगा तब वो जिंदा थे और रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जलने से ही हुई है। और सर जलाते वक्त वो चीखे ना, इसके लिए उसके मुंह में पीओपी भर दिया गया। निम्मी के साथ इतना कुछ हुआ और निम्मी के बाप गोवर्धन को लग रहा है कि निम्मी को दीपू या मनीष में से कोई लेकर भाग गया। और सर दीपू को जिस तरह की धमकी गोवर्धन ने दी थी, दीपू की लाश हमें ठीक वैसी हालत में मिली थी, गले में जूते की माला, चेहरा काला किया हुआ, और ठीक उसके बाद से ही गोवर्धन गायब है। ये भी तो हो सकता है कि गोवर्धन ने जब दीपू के बाप को धमकी दी तो वो धमकी किसी ने सुन ली हो और उसने दीपू को ठीक उसी तरह से मार डाला ताकि पूरा का पूरा शक गोवर्धन पे जाए। इसमें निम्मी के परिवार से जुड़े लोगों का भी हाथ हो सकता है और दीपू के परिवार से जुड़े लोगों का भी हाथ हो सकता है। हमें हर एंगल को टटोलना होगा। अब हमने चौतरफा काम करना शुरू कर दिया। गांव के आसपास हम उस जगह का भी पता लगा रहे थे जहां पर 10 दिन तक निम्मी को कैद करके रखा गया था। साथ ही आसपास के केमिस्ट, क्लिनिक, हॉस्पिटल से हम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सेडेटिव जो निम्मी को दिए जा रहे थे कहां से खरीदे गए हैं। वहीं हम ये मान रहे थे कि शायद गोवर्धन को भी दीपू और निम्मी की तरह से मार दिया गया होगा, लेकिन हम गलत साबित हुए और हमें पता चला कि गोवर्धन पास ही के गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां छिपा हुआ है। तू तो बहुत बड़ा ख्याल ही निकला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरी बेटी के साथ जो हुआ इसमें तेरा ही हाथ है? मैंने तो अपनी बेटी को कांच की तरह संभाल के रखा था। उसको काला बना के रखा था, तुझे कुछ नहीं पड़ी थी उसकी। ऐसा तो नहीं है कि तूने अपनी बेटी को भेज दिया इसलिए तूने उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई। और दीपू को क्यों मारा तूने? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो लग रहा था दीपू निम्मी को लेके भाग गया, लेकिन जब दीपू नहीं मिला तो मैंने सोचा कि निम्मी का मास्टर जरूर उसने दीपू और निम्मी को भागने में मदद की होगी। मैं उसके घर गया साहब, लेकिन वहां पे ताला लगा हुआ था। मनीष मेरा फोन नहीं उठा रहा था तो मुझे शक हुआ जरूर मनीष ने ही दीपू और निम्मी को गायब किया साहब। तो मैं वहीं डेरा डाल के बैठ गया और मेरा फोन बंद हो गया। लेकिन जब मनीष लौट के आया तो मैंने उससे बात की। मुझे नहीं मालूम वो कहां पर है, छोड़ो मुझे वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। साहब मैं उससे मिलके गांव लौट रहा था, लेकिन गांव के बाहर 2 लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। साहब मैं किसी तरह जान बचा के भाग गया। किसने हमला किया तुझ पे? उन्होंने मुंह ढाक रखा था, लेकिन वो जरूर हसमुख के आदमी रहे होंगे। और मैं वहां से डर के भाग गया और बाद में मुझे मालूम चला कि पुलिस मुझे दीपू का हत्यारा समझ के ढूंढ रही है। मैं तो और डर गया साहब। और अब मेरी बेटी। लेकिन हसमुख तुझ पे हमला क्यों करवाएगा? जहां से निम्मी गायब हुई थी वहीं पास में ही हसमुख का ईंटों का भट्टा है। उस दिन जब हम निम्मी को ईंटों के भट्टे के पास ढूंढ रहे थे। कहां घुसा जा रहा है? किधर किधर? नहीं सरकार हमारी बच्ची निम्मी को किसी ने गायब कर दिया, उसी को देखने आए थे सर। अबे तुझे क्या लगता है कोई तेरी निम्मी को हमारे ईंट भट्टे पे छोड़ के जाएगा? हमने तो यहाँ छुपाया है। हमें बदनाम करना चाहता है? बदनाम करना चाहते हो हमें? अरे देखिए, उस वक्त हमको लगा कि इन सब के पीछे दीपू और मनीष नहीं बल्कि हसमुख है। लेकिन तेरी बीवी ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। डर गई होगी साहब, लेकिन हमको पक्का यकीन है कि ये सब हसमुख ने किया। उसी ने दीपू को मार के हमको फंसाने की कोशिश की। तो साहब अब हमारी बेटी को मार के फेंक दिया। दीदी, पुलिस ने गोवर्धन जीजा को पकड़ लिया है। ये सब हसमुख चाल चल रहा है। साला मेरा तो खून खोल रहा है कि आग लगा दूं। हाँ, मैंने उन लोगों को अपने भट्टे से धक्के देकर निकाला था। अब कोई जबरदस्ती मेरे यहाँ घुसेगा तो मैं हाथ जोड़कर उसकी आवभगत तो करूंगा नहीं। वो लोग निम्मी को तलाश कर रहे थे। निम्मी की लाश आप ही की जमीन पर मिली। हाँ तो मिली होगी, लेकिन मैंने ना निम्मी को गायब किया और ना मारा। निम्मी को अगर हसमुख ने गायब किया होता तो उसे मारकर अपनी जमीन पर डालने की गलती नहीं करता। सर तो आप कहना चाहते हैं कि निम्मी और दीपू के मर्डर में किसी और का हाथ है? हो सकता है, लेकिन हसमुख को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। इसके हर एक ऐसे ठिकाने के बारे में पता करो जहां पर निम्मी को गायब करके रखा जा सकता था।
इसके एक एक आदमी की डिटेल निकालो। ओके सर। लज्जो की आत्महत्या करने की कोशिश ने हमें सकते में डाल दिया। हम बहुत प्रेशर में आ गए थे, लेकिन वक्त पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसको बचा लिया गया। लज्जो की आत्महत्या करने की कोशिश के बाद इस केस को जातिवाद और भेदभाव का रंग दे दिया गया। हमें इंसाफ चाहिए साहब, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अरे शांत हो जाइए, जो भी कहना है एक एक होके बोलिए, क्या कहना चाहते हो? आपको गोवर्धन को छोड़ना होगा साहब और हसमुख को अंदर करना होगा। अरे हसमुख जमींदार है तो क्या हुआ? कोई हमारी बहू बेटों के साथ गलत करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हालात हमारे काबू से बाहर हो रहे थे। हमने पब्लिक और मीडिया के प्रेशर में गोवर्धन को रिहा कर दिया था और साथ ही हसमुख के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, लेकिन उसने अग्रिम जमानत ले दी थी। सर, कहा नहीं जा सकता कि लज्जो बच भी पाएगी या नहीं, और गोवर्धन को छोड़ने से उसके समुदाय के लोग कुछ शांत तो हुए, लेकिन हम तब तक चैन से नहीं बैठ सकते जब तक निम्मी और दीपू का कातिलों को अंदर नहीं कर देते, क्योंकि हंगामा कभी भी बढ़ सकता है। अच्छा, कुछ पता चला निम्मी को जो नशे की दवाई दी जा रही थी वो कहां से और कौन खरीद रहा था? फिलहाल इसके बारे में कोई लीड नहीं मिल रही है, पर हाँ, हसमुख की जिस जमीन पर निम्मी की जली हुई लाश मिली थी वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हसमुख का एक फार्म हाउस है, और वो जगह दीपू के गांव के पास ही पड़ती है, और दीपू का वहां अक्सर आना जाना था। दीपू का? जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निम्मी को वहां दीपू ने ही छुपा के रखा था और इस सब में दीपू के दोस्त भी इन्वॉल्व थे, इसलिए उन्होंने दीपू को मार डाला कि राज खुलना जाए? लेकिन सर, पता चला है दीपू की उसके दोस्तों से ज्यादा बनती नहीं थी, स्पेशली जयेश के साथ उसका काफी झगड़ा रहता था। और एक बात सर, दीपू के चाचा का दीपू के बाप से जमीन को लेकर काफी मनमुटाव था, पर दीपू की हत्या के बाद वो खुद दीपू के बाप के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ था। दीपू अपने बाप का इकलौता बेटा था। दीपू की मौत से उसके चाचा को फायदा होने वाला है, तो हो सकता है इस फायदे को उठाने के लिए उसने दीपू को मार डाला हो और उस पर शक ना जाए, इस वजह से उसने दीपू की दोस्त निम्मी को इसका मोहरा बनाया। दीपू के चाचा को उठा के लेकर आया और दीपू के दोस्तों से भी एक बार फिर से बात करते हैं। ओके सर। अरे छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे सर, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने कुछ नहीं किया। अबे तूने जो किया है ना उसका अंदाजा लगा लिया हमने। दीपू को मारने का मोटिव स्ट्रॉन्ग था तेरा। अब तो सिर्फ इतना बोल, निम्मी के साथ क्या किया तूने, बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। देखो, दीपू से जुड़ी हुई बहुत सी बातें तुम लोगों ने अभी तक हमें नहीं बताई। हमें पता चला है दीपू और जयेश की बनती नहीं थी। क्या इसकी वजह निम्मी थी? जो भी सच है बता दो, नहीं तो हमें सख्ती दिखानी पड़ेगी। नहीं सर, जयेश और दीपू की झगड़े की वजह निम्मी नहीं थी, वजह कुछ और थी। क्या वजह थी? दीपू के आने से पहले जयेश ही हमारी क्रिकेट टीम में नंबर 1 था, लेकिन जब दीपू आया और उसने अपना गेम दिखाना शुरू किया तो धीरे धीरे जयेश का भाव उतर गया। शुरू में तो उसने सब कुछ सह लिया, लेकिन बाद में उसमें आग जलने लगी और सर एक बार तो उसने हद ही कर दी। सर अगले ही हफ्ते हमारा लोकल मैच था। दीपू तो खेल नहीं पाया, जयेश को लगा कि वो मैच जितवा देगा और हीरो बन जाएगा, लेकिन हमारी टीम हार गई। सर अगले महीने हमारी टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने वाली है और हमारी टीम में से किसी एक ही खिलाड़ी का चयन डिस्ट्रिक्ट टीम में होना है। और अब दीपू के बाद जयेश इसका प्रबल दावेदार है। जी। चल जयेश, लास्ट ओवर है, बैटिंग शुरू कर, एकदम ताबड़तोड़। सर मैं मानता हूं मैं दीपू से चिढ़ता था। मैं स्कूल में मेरा नाम था सर क्रिकेट की वजह से, और पढ़ाई में तो मैं मुश्किल से पास हो पाता था। टीम में दीपू आ गया, तेरे भाव गिर गए? नहीं सर। अब ये बोल, और कौन कौन शामिल थे तेरे साथ? सर मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ना दीपू के साथ कुछ किया ना निम्मी के साथ। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? आप तो हाथों के पीछे पड़ गए। सर्च वारंट लेकर आए हैं हसमुख साहब, जगह की तलाशी तो आपको दिलवानी पड़ेगी। देखो मनीष यादव, देखो एक एक जगह देखो।
इस सिरिंज के अलावा और कुछ नहीं मिला। निम्मी को नशे की दवाई दी जा रही थी, शायद इसी सिरिंज का इस्तेमाल किया जा रहा हो। इसे फोरेंसिक के लिए भेज दो तुरंत। ओके सर। सर फॉरेंसिक टीम ने उस सिरिंज को चेक किया जो हमें हसमुख के फार्म हाउस से मिली थी। उन्होंने कंफर्म किया है कि निम्मी को बेहोशी की दवा उसी सिरिंज से दी जा रही थी। और दूसरी बात सर, हसमुख के फार्म हाउस का केयरटेकर हरिया, वो भी कई दिनों से गायब है। उसे गायब हसमुख नहीं किया होगा ताकि उसका राज ना खुले। हसमुख को उठा के लेके आओ। ओके सर। भगवान कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया। वो हरिया तो मुझसे 1 महीने की छुट्टी मांगकर अपने गांव गया था और जाने से पहले 1 महीने का एडवांस भी लेकर गया और अब अपना फोन बंद करके रखा है। साहब मुझे नहीं मालूम उसने क्या किया। उसने नहीं, जो भी किया तूने किया है और अब उसको गायब कर दिया ताकि तेरे राज ना खुले। सब सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो कभी अपने फार्म हाउस भी नहीं जाता। उस हरिया ने जरूर किसी को वहां घुसाया होगा। सब सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। सर ये हसमुख तो बहुत ही मोटी चमड़ी का, कुछ उगल ही नहीं रहा है। सर उस हरिया के बारे में कहीं से कोई लीड नहीं मिल रही है, अपने गांव से भी गायब है। लेकिन पता चला है कि हरिया का निम्मी के स्कूल के केमिस्ट्री टीचर वरुण से मिलना जुलना था। हरिया के कॉल रिकॉर्ड में वरुण का नंबर भी मिला है। अरे रुको 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 उठिए उठिए वरुण सर, उठिए उठिए उठिए। आपकी स्कूल की लड़कियों ने तो आपकी तारीफों के बहुत पुल बांधे हैं। हाँ बस अब उस पुल पे से आपको नीचे गिराना है। टीचर के नाम पे कलंक है तू। और क्या क्या निम्मी के साथ? सर बच्चों ने जब उस दिन उस पे पानी डाला तो मैं उसका रूप देखते रह गया, नजर ही नहीं हटी उस पे से। और कौन कौन शामिल थे तेरे साथ? हसमुख, उसके लोग, उसी के फार्म हाउस में क्या ना ये सब कुछ? नहीं सर, ये मेरा प्लान नहीं था सर। किसका प्लान था? तू इतना बड़ा गेम खेल रहा था? तू तो निम्मी का मामा है ना? तूने इन लोगों के साथ। टाइम नहीं है मेरे पास। बताता हूँ साहब, निम्मी की खूबसूरती के बारे में मुझे पहले से ही मालूम था, लेकिन कभी ठीक से उसको देखा नहीं था। क्या करूँ साहब, हमारी बिरादरी में इतनी खूबसूरत रूपवती लड़की आज तक पैदा नहीं हुई थी और उसका बाप हमेशा उसको काले के पीछे छुपा के रखता था। और फिर मैंने भी ठान लिया था कि निम्मी की खूबसूरती क्या, उसे पूरा का पूरा अपना बना लूंगा। निम्मी के स्कूल के इस मास्टर से मेरी अच्छी दोस्ती थी। इसने भी उस दिन स्कूल में निम्मी को देख लिया था कि वो गोरी है और इसके भी मुंह से लाल टपक पड़ी। सर मैंने कहा कि जगह का इंतजाम मैं करूंगा, मेरी हरिया से अच्छी दोस्ती थी। फिर हमने शहर से नशे के इंजेक्शन मंगवाए और उधर गोवर्धन निम्मी को ढूंढ रहा था और इधर हम लोग निम्मी के साथ मजे कर रहे थे। गोवर्धन को दीपू पर शक था जब उसने उसके बाप को धमकी दी थी कि वो दीपू का मुंह काला करके उसके गले में जूते की माला पहनाएगा। और तुमने दीपू को भी मार दिया। हमने सोचा कि आपको लगेगा कि दीपू की हत्या गोवर्धन ने की है और गोवर्धन हमेशा निम्मी पर हाथ छोड़ते रहता था, तो उसकी हत्या का शक भी आप उसी पर करेंगे। इसलिए आप गोवर्धन को ढूंढते रह जाओ, इसलिए हम उसको मारकर गायब करने की सोची। और गोवर्धन भाग गया। अब वो आपके हाथ भी लग जाए तो हत्या का शक हसमुख पर आए, तो हमने पहले से ही निम्मी को मारकर उसकी लाश को हसमुख के खेत में फेंक दिया और उसकी लाश को जला दिया था। तूने सिर्फ निम्मी और दीपू ही नहीं, लड़कियों ने जो आत्महत्या करने की कोशिश की थी उसे भी तूने ही भगाया ना? साला मेरा तो खून खोल रहा है कि आग ही लगा दूं। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, आग लगानी पड़ेगी। केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा समाज आज भी प्रेम और वरुण जैसे हैवानों से भरा पड़ा है। औरत चाहे किसी भी धर्म, जाति या रूप की हो,
ऐसे लोगों के अंदर का जानवर उन्हें अपना शिकार बना सकता है। और एक ऐसा ही खतरनाक जानवर प्रेम गोवर्धन के खुद के परिवार में पल रहा था। अपनी बेटी को पराई आंखों से सुरक्षित रखने की कोशिश में गोवर्धन अपने परिवार के अंदर की हैवानियत को समझ नहीं पाया। वो सोच रहा था कि निम्मी का गुनहगार कोई बाहर वाला था, लेकिन असल गुनहगार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, उसे झूठी सांत्वना दे रहा था कि वाकई में चौंका देने वाला था। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।